ओके, सो इसके अलावा फिर आप पूछेंगे कि क्या इंटेंसिटी है उसकी पेन की, ठीक है। इधर इट इज़ माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर पेन, ठीक है। फिर करेक्टर क्या है पेन का, वो आप पूछ लेंगे, ठीक है। अगर पेन जो है वो एपिगैस्ट्री में है और बर्निंग नेचर की है, सो मोस्ट लाइकली द कॉज कुड बी पेप्टिक अल्सर, ठीक है, या स्क्वीजिंग पेन भी हो सकती है, ठीक है। फिर आप उस जो पेन इन एब्डोमेन है उसके आप एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, रिलीविंग फैक्टर्स पेशेंट से पूछ सकते हैं। रिलीविंग फैक्टर्स में पेशेंट बताता है कि मतलब पोस्चर चेंज करने से दर्द ठीक हो जाती है, या अगर कोई वो दूध या दही खा रहा है उससे ठीक हो जाती है, तो ऐसी रिलीविंग फैक्टर्स वो पेशेंट जो है वो आपको बता सकता है, ठीक है। फिर रेडिएशन, रेडिएशन यानी जो पेन है वो शोल्डर टिप की तरफ, राइट शोल्डर टिप की तरफ अगर रेडिएट कर रही है तो इट इज़ मोर लाइकली टू बी ड्यू टू एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स लाइक राइट लंबर वाले रीजन में अगर जो किडनी इन्वॉल्व है तो इट इज़ ड्यू टू रीनल कॉलिक, ठीक है, बहुत सिवियर पेन होती है, ठीक है। इसी तरह अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है तो दैट कैन बी ड्यू टू लिवर, यानी लिवर इज़ बेसिकली इनलार्ज्ड एंड टेंडर, ठीक है। सो इसके बाद इससे पहले कि मैं आगे कोई और सिम्टम एलैबोरेट करूँ आपके साथ, उसके हिस्ट्री टेकिंग पॉइंट्स बताऊँ, ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ पेन के ही कुछ हिस्ट्री टेकिंग पॉइंट्स, ठीक है, मतलब पेन की कुछ टाइप्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो पेन इन एब्डोमेन जो है ना वो हमारे पास डाल पेन भी हो सकती है जो मोस्टली विस्ट्रास में नजर आती है। इसके अलावा स्टैबिंग पेन होती है जो इन्फ्लेमेशन और परफोरेशन की वजह से, बेसिकली विस्ट्रास की जो इन्फ्लेमेशन और परफोरेशन है उसकी वजह से आपको स्टैबिंग पेन जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा कॉलिकी पेन होती है, कॉलिकी पेन यानी क्रैम्प्स पड़ते हैं, ठीक है, मतलब दर्द हुई ख़त्म हुई फिर ख़त्म फिर हुई फिर ख़त्म हुई, इस तरह की जो दर्द है जिसमें मरोड़ पड़ते हैं, दैट इज़ कॉलिकी पेन, ठीक है। देन कम्स द थ्रॉबिंग पेन, जिसमें बेसिकली दिस इज़ पल्सिंग इन नेचर, ठीक है। इसकी पल्सिंग नेचर वाली पेन होती है, यानी पेन जो है बेसिकली थ्रॉब्स, ठीक है। जब ये थ्रॉब करेगी तो जो ये एक रिदम जो है वो फॉलो करती है, तो पल्सिंग नेचर वाली जो पेन है दैट इज़ थ्रॉबिंग पेन, ठीक है। पर प्रिकिंग पेन जो है मतलब सुई जब आप चुभोते हैं तो वो जो दर्द है दैट इज़ प्रिकिंग पेन। देन सडन पेन भी होती है, ठीक है। इसी तरह जनरलाइज्ड पेन हो सकती है, डिफ्यूज्ड पेन हो सकती है, लोकलाइज्ड पेन हो सकती है। इसके अलावा वैक्सिंग एंड वेनिंग पेन, ठीक है। वैक्सिंग वेनिंग पेन मतलब दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वीक हो गई है, फिर स्ट्रॉन्ग होती है, फिर वीक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, वीक होती है, दिस इज़ वैक्सिंग वेनिंग पेन, ठीक है। अब इसमें इन सब जो टाइप्स हैं इनमें मैंने आपको एक कॉलिकी पेन बताया जिसमें क्रैम्प्स या मरोड़ पड़ते हैं, ठीक है। मोस्टली ये जो पेन है ये आपको स्मूथ मसल्स में नज़र आती है, ठीक है, मतलब बिलियरी ट्रैक्ट के स्मूथ मसल्स हो गए, यूरेटर के स्मूथ मसल्स, लार्ज इंटेस्टाइन या किडनी वगैरह के स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है बेसिकली कॉलिकी पेन में, मतलब वो कहेगा कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ वॉमिटिंग है, ठीक है। अब ये जो सारे फीचर्स हैं जिसमें एब्डोमेन इज़ डिस्टेंडेड ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, और साथ पेन भी है, तो दीज फीचर्स आर बेसिकली इंडिकेटिंग अबाउट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मैंने आपको बताया इंटेस्टाइन इज़ अ स्मूथ मसल, इन 4 स्मूथ मसल्स में जो पेन होगी दैट इज़ मोस्टली कॉलिकी नेचर। सो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में जो पेन है दैट इज़ कॉलिकी पेन, ठीक है। इसी तरह अगर एक पेशेंट प्रेजेंट करता है विद पेन इन लंबर रीजन, ठीक है, तो और वो फैमिली हिस्ट्री देता है ऑफ स्टोन्स, ठीक है, और पुअर डाइट हिस्ट्री भी है, तो इट इज़ मोर लाइकली ड्यू टू यूरेटेरिक कॉलिक, ठीक है। मतलब यूरेटर अगेन इज़ अ स्मूथ मसल, ठीक है, और उसकी वजह से जो पेन होगी दैट वुड बी कॉलिक इन नेचर, ठीक है। तो ये इन 4 स्मूथ मसल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो भी पेन होगी दैट वुड बी कॉलिक इन नेचर, ठीक है। सो आई होप आपको ये पेन का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हुआ है, या आप बता सकते हैं कि किस तरह से आपने क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो पूछने हैं, ठीक है। अब हम एब्डोमिनल पेन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे वॉमिटिंग को, ठीक है। वॉमिटिंग के आप अगर पेशेंट जो है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट उसकी वॉमिटिंग है तो आप कौन से क्वेश्चन उससे पूछेंगे, आप पूछेंगे कि कितनी देर से है, ठीक है। वॉमिटिंग के बाद अगर तो उसको नोज़िया होता है तो दैट मीन्स कि इट इज़
गैस्ट्रिक इन ओरिजिन। आपने पूछना है पेशेंट से कि क्या आपको उल्टी करने के बाद नोज़िया फील हो रहा है, दिल मतला रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो पेशेंट हैज़ वॉमिटिंग ऑफ गैस्ट्रिक ओरिजिन, ठीक है। अगर वॉमिटिंग के बाद दिल नहीं मतलाता यानी नोज़िया नहीं होता तो दैट मीन्स कि प्रोजेक्टाइल है, यानी ओरिजिन जो है इसका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है ब्रेन का वहाँ से हो रहा है, एंड दिस इज़ मोस्ट लाइकली ड्यू टू मेनिंजाइटिस, ठीक है। फिर आप पूछेंगे कि जो उल्टी आ रही है अगर तो वो खाने के कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर आ रही है तो दैट मे बी ड्यू टू एनी साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। अगर तो वो खाना उसने निगल लिया है उसके बाद उसको उल्टी आ रही है तो दैट मे बी ड्यू टू एनी गैस्ट्रिक कॉज, ठीक है, मतलब स्टमक में कोई मसला है, ठीक है। अगर जो है वो उल्टी 2 से 3 घंटे बाद आ रही है खाने के, ठीक है, तो दैट मे बी ड्यू टू स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस केस में फिर आप सर्जरी वालों की तरफ आप रेफ़र करेंगे, ठीक है। फिर आप वॉमिट का कलर पूछेंगे पेशेंट से, फिर उसका जो नेचर है वॉमिट का वो कैसा है, उसमें फूड कंटेंट्स हैं या ब्लड है, ठीक है, वो सारा आप पूछेंगे। आप पूछेंगे कि ब्लडी वॉमिटिंग है या वॉमिटिंग इन ब्लड है, ठीक है, तो ये आप पूछ लेंगे। देन कम्स डायरिया। डायरिया अगर पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है तो आप क्या पूछेंगे, आप पेशेंट से पूछेंगे बेसिकली डायरिया इज़ लूज स्टूल्स, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 to 3 स्टूल्स पर डे आते हैं और वाटरी स्टूल्स होते हैं, ठीक है, एंड वेट मोस्टली इंक्रीजेज बाई 200 to 300 ग्राम्स, और मोस्टली जो कॉज है दैट इज़ ड्यू टू फीको ऑरल ट्रांसमिशन, ठीक है, या अगर पुअर हाइजीन है तो उसकी वजह से भी। अब इसमें आप पूछेंगे हिस्ट्री ऑफ इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। मोस्टली अगर पेशेंट जो है विद इन 1 आवर कुछ खाने के उसको डायरिया हो गया, ठीक है, कुछ उसने खाया और 1 घंटे के अंदर अंदर उसको डायरिया हो गया तो मोस्ट लाइकली उसको स्टेफ ऑरियस की वजह से है, मतलब मोस्टली इट इज़ ड्यू टू टिन फूड्स, ठीक है, जो टिन पैकिंग में फूड्स होते हैं उनकी वजह से अगर डायरिया हो रहा है विद इन 1 आवर तो स्टेफ ऑरियस इज़ द कॉज। अगर 2 से 3 घंटे बाद खाने के डायरिया हुआ है तो दैट इज़ ड्यू टू सैल्मोनेला या शिगेला, ठीक है। इसी तरह अगर पेनफुल नहीं है डायरिया तो दैट इज़ ड्यू टू एमोइबा, ठीक है। और अगर हमारे पास ब्लड जो है वो स्टूल्स के अंदर मिक्सड है दैट इज़ ड्यू टू कोलाइटिस, ठीक है, और कोलाइटिस इज़ बेसिकली ड्यू टू इंटेरिक फीवर। अगर ब्लड जो है डेफिकेशन के बाद आ रहा है, ठीक है, तो फिर द कॉज कैन बी रेक्टल पोलिप या रेक्टल ट्यूमर, ठीक है। अगर हमारे पास पेशेंट कहता है कि राइस वाटर टाइप स्टूल्स हैं तो फिर कॉलरा इज़ द कॉज, ठीक है। तो फिर इन कॉजेज़ के अकॉर्डिंग हम ट्रीट करेंगे डायरिया को। इसके बाद आ जाती है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन में मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली अगर एक नॉर्मल हम इंसान को देखें तो हर इंसान का वेरी करता है स्टूल साइकिल, ठीक है। कुछ लोगों को स्टूल 1 दिन बाद आता है, कुछ लोगों को हर 2 दिन बाद आता है, तो वो फिर उस इंसान का नॉर्मल जो है वो स्टूल है, ठीक है। अगर किसी को 4 दिन बाद आता है हमेशा से तो वो उसका एक नॉर्मल स्टूल का आप साइकिल कह लें, ठीक है। तो ये हमारे पास हर इंडिविजुअल में वेरी करता है, ठीक है। और इसके अलावा आप इसमें क्या पूछते हैं कि किस तरह का फीकल मैटर वो पास कर रहा है, ठीक है, हार्ड है, अगर हार्ड है तो डिफ़िकल्ट टू इवैक्यूएट है तो उसके लिए वो कोई ट्रीटमेंट ले रहा है या नहीं, ठीक है, वही ओडी बार आप यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन की एक मोस्ट कॉमन कॉज कैन बी कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है, इसीलिए ओल्ड एज में हम स्क्रीनिंग करते हैं बाय कोलोनोस्कोपी, ठीक है, स्पेशली आफ्टर 50 ईयर्स, ठीक है। अब कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अपर जीआईटी ब्लीड का एक मोस्ट कॉमन जो साइन सिम्टम है दैट इज़ मेलाना, ठीक है, जिसमें हमारे पास ब्लैक टारी कलर्ड स्टूल्स या ग्रे कलर्ड स्टूल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली हमारे पास मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा भी है, हाँ जी, ब्लैक टारी कलर्ड ग्रे कलर्ड स्टूल्स होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी स्टिकी इन नेचर, ठीक है, और इसीलिए दे आर डिफ़िकल्ट टू फ्लश, ठीक है, एंड दे आर फाउल स्मेलिंग, ठीक है, वेरी मच फाउल स्मेलिंग, और शाइनी किस्म के स्टूल्स होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ मेलाना, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड वॉमिटिंग विद यू ना, उसके जो
डिफरेंट पॉइंट्स थे, लाइक हिस्ट्री टेकिंग पॉइंट्स। तो इसके साथ साथ हम हेमाटोमेसिस भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास मतलब उल्टी में आपके पास ब्लड आ जाए, ठीक है, तो दैट इज़ हेमाटोमेसिस, ठीक है। उस केस में आप पेशेंट से क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, आप पूछेंगे कि क्या क्वांटिटी है उसके, मतलब वॉमिट की, हेमाटोमेसिस की, ठीक है, 1 चम्मच है, आधा चम्मच है, ठीक है। और पेशेंट जो है वो हीमोडायनामिकली स्टेबल है या नहीं है। अगर हीमोडायनामिकली स्टेबल नहीं है तो मोस्ट लाइकली वो 1 कप या 2 कप की क्वांटिटी जो है वो बताएगा आपको कि इतनी ज़्यादा जो है वो हेमाटोमेसिस हुई है, ठीक है। फिर कलर का आप पूछ लेंगे कि किस तरह की कलर थी ब्लड की, ठीक है, इन द वॉमिट इट वाज फ्रेश और डार्क, किस तरह का था, ठीक है। अगर तो फ्रेश होगा तो ऑब्वियसली फ्रेश कलर्ड ब्लड होगा तो इट वुड बी फ्रॉम ऑरल कैविटी। अगर डार्क है तो इट वुड बी फाउल स्मेलिंग, ठीक है। एंड मोस्ट लाइकली थोड़ा टाइम के बाद जो है वो बेसिकली खून निकलना शुरू होता है 1.5 आवर बाद, एंड दैट इज़ ड्यू टू डिग्रेडेशन एंड पुट्रिफैक्शन ऑफ द ब्लड, ठीक है। उसके बाद आप उसका कलर पूछ लेंगे कि किस रंग का है, काले रंग का है, कलेजी रंग का है या सुर्ख रंग की आपको हेमाटोमेसिस हुई है, ठीक है। देन आप पूछेंगे कि इसके बाद आपको मतलब नौजिया हुआ है, दिल मतलाया है या नहीं, ठीक है। तो वही आप देख लेंगे कि अगर तो नौजिया है तो इसका मतलब है कि गैस्ट्रिक ओरिजिन है, या अगर नौजिया नहीं है तो इसका मतलब है मे बी ड्यू टू मेनिंजाइटिस एंड इट इज़ प्रोजेक्टाइल इन नेचर, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स अबाउट हेमाटोमेसिस एंड मेलाना। साथ ही साथ मैं आपको पेन इन लेफ़्ट आर्म के भी कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने देखना है कि पेशेंट अगर पेन इन लेफ़्ट आर्म के साथ प्रेजेंट किया है तो उसकी ड्यूरेशन आपने पूछनी है कि कब से है उसको दर्द लेफ़्ट आर्म में, ठीक है, और किस साइड पे है, ठीक है। रेडिएशन उसकी हो रही है टूवर्ड्स एनी अदर साइड लाइक शोल्डर या लेफ़्ट चेस्ट पेन, ठीक है, और वहाँ से फिर लेफ़्ट आर्म की तरफ रेडिएट हुआ, ऐसी कोई रेडिएशन है किसी तरफ की, मतलब शोल्डर से वो लेफ़्ट चेस्ट और फिर लेफ़्ट आर्म की तरफ गई हो, ऐसी कोई रेडिएशन है, वो आपने पूछ लेनी है। ड्यूरेशन पूछ लेनी है कि कितनी देर तक वो पेन रहती है, टाइम पूछ लेना है, ठीक है। और अगर तो पेशेंट कहता है कि लगातार दर्द होती रहती है तो दैट इज़ मोस्टली मस्कुलर पेन, ठीक है, और पल्स भी उसमें 80 तक आपको मिलती है, ठीक है। अगर पेन जो है दैट इज़ अप टू 5 मिनट्स, ठीक है, तो दैट इज़ मोस्ट लाइकली ड्यू टू एंजाइना। और अगर पेन जो है दैट इंक्रीजेस ऑन वॉकिंग तो दैट मे बी ड्यू टू इस्कीमिया, ठीक है, यानी वेसल्स नैरो हुई हैं जिसकी वजह से पेन इंक्रीजेस ऑन वॉकिंग, और इसमें पल्स जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। और इवन सख्त दिसंबर वाली सर्दी में भी जो उसके हाथ हैं वो पसीने की वजह से गीले होंगे, ठीक है, ड्यू टू सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, ठीक। उसके अलावा आप देख लेंगे कि अगर पेन जो है वो आधे घंटे तक उसको है तो दैट कैन बी ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, कैन बी ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अगर आधे घंटे तक उसको दर्द है। उसके बाद आपने पेशेंट से पूछना है कि जिस टाइम पर उसको दर्द हो रही थी उस टाइम पे उसकी क्या एक्टिविटी थी, क्या दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाती है, या आप पूछेंगे कि अगर वो रेस्टिंग पोजीशन में आता है तो उस वक्त उसको पेन नहीं होती, तो इसका मतलब है कि उसको इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ है, ठीक है। रेस्टिंग पोजीशन में पेन नहीं होती, और पेन अगर वॉकिंग पे बढ़ जाती है और रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं होती दैट इज़ ड्यू टू इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़, ठीक है। और ये डेथ तक रहती है फिर ऐसी दर्द, मतलब रेस्टिंग पोजीशन में ठीक हो जाती है और चलते हुए वो बढ़ जाती है, सो दिस इज़ इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़, ठीक है। फिर आप पूछेंगे कि वॉशरूम जाने से ठीक होती है या ज़्यादा होती है, ऐसे पॉइंट्स भी आप हिस्ट्री में पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो है जिसमें आपके पास एमआई और एंजाइना दोनों अगर हों पेशेंट को तो उसको कहते हैं हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ये फर्स्ट 6 वीक्स में पेशेंट में पेन होती है, उसके बाद फिर पेशेंट स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और सिम्टम्स जो हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में जो होते हैं उनके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। लाइक फ़ीवर है, ठीक है। अच्छा, फ़ीवर की किस तरह से हिस्ट्री होगी आप लेंगे या पूछेंगे, आप पूछेंगे पेशेंट से कि कब से है आपको फ़ीवर, ठीक है, कितनी देर से है, वो किस तरह शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता या अचानक शुरू होता है, मतलब उसकी, और कितनी देर रहता है और कब से है, ठीक है। आप पूछेंगे जैसे मतलब उसको 4 महीनों से है अगर फ़ीवर तो दैट कैन बी ड्यू टू टीबी या एसएलई, ठीक है।
मतलब उसमें हाई ग्रेड अगर फ़ीवर है 103 104 तक, तो उसमें मोस्ट लाइकली है कि टीबी या एसएलई की वजह से। अगर लो ग्रेड फ़ीवर है 1 दिन की ड्यूरेशन के साथ है तो टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। फिर आप पेन की कैरेक्टर पूछ लेंगे। अगर तो पेशेंट कहता है मुझे चिल्स हैं, तो आपके दिमाग में आ सकता है तो चिल्स यूटीआई, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, निमोनिया में भी हमें मिलते हैं, ठीक है। अगर राइगर्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, दैट में बी ड्यू टू मलेरिया, जिसमें दांत बचते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे फ़ीवर के साथ स्वेटिंग है, ठीक है, तो दैट, और स्पेशली रात में है स्वेटिंग, ठीक है, तो वो टीबी को इंडिकेट करता है। अगर कोल्ड क्लैमी स्किन है, अगेन टीबी में होती है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द करेक्टर्स ऑफ फीवर, ठीक है, जो उसके साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिवियरिटी का आप पूछेंगे कि माइल्ड है फ़ीवर या सिवियर है। माइल्ड टीबी में होता है, सिवियर मलेरिया निमोनिया वगैरह में आप देख लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल्स बना सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग में अगर या अर्ली मॉर्निंग में फ़ीवर होता है या इवनिंग में फ़ीवर होता है, ये आप पूछेंगे। अगर वो कहते हैं मुझे इवनिंग में है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि टीबी है उसको मोस्ट लाइकली, ठीक है। आपका शक टीबी की तरफ जा सकता है, ठीक है। फिर आप पैटर्न पूछ सकते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन है या शॉर्ट ड्यूरेशन है, किस तरह का उसका फ़ीवर है, काफ़ी अरसे से है या थोड़े अरसे का है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ टाइप्स होती हैं फ़ीवर की, ठीक है। पैरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन होता है, मतलब कोई आपको कॉज नहीं पता चल रही फ़ीवर की, तो फिर आप कह देंगे कि पैरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, कुछ टाइप्स होती हैं हमारे पास फ़ीवर की, जिसमें हमारे पास एक है कॉन्टीन्यूस टाइप, ठीक है। अगर पेशेंट कहता है कि मैं 3 महीने से एडमिटेड भी हूँ, ठीक है, और मेरा जो फ़ीवर है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, 1 डिग्री से 1.5 डिग्री जो है 1 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बस वेरिएशन देखने को मिल रही है पेशेंट के फ़ीवर में, ठीक है। और लेकिन फ़ीवर जो है वो उतर नहीं रहा, मतलब वो बेसलाइन को टच नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है उसको कॉन्टीन्यूस फीवर है, मतलब फ़ीवर जो है वो उसका नहीं उतर रहा, तो इट इज़ कॉन्टीन्यूस फीवर। रिमिटेंट में क्या है कि इसमें भी जो फ़ीवर है वो बेसलाइन को टच नहीं करता, मतलब वो नहीं उतरता, लेकिन उसमें डेली फ्लक्चुएशन जो है वो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस की नहीं होती, उसमें 2 डिग्री सेल्सियस की फ्लक्चुएशन होती है, या फिर 3 डिग्री फ़ारेनहाइट की फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस में कितनी वेरिएशन थी, 1 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे रेमिटेंट में 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री फ़ारेनहाइट की होती है, ठीक है, हमारे पास फ्लक्चुएशन, और दोनों में ही बेसलाइन को टच नहीं करता ग्राफ, ठीक है। कॉन्टीन्यूस और रेमिटेंट के बाद होता है इंटरमिटेंट, जिसमें बेसलाइन को टच कर जाता है और फीवर उतरता है और फिर दोबारा चढ़ता है, ठीक है। अब इसकी फर्दर टाइप्स हैं। क्वाटिडियन इंटरमिटेंट फीवर में जो है वो फ्लक्चुएशन हमें नज़र आती है विद इन 1 डे, ठीक है, यानी मॉर्निंग इवनिंग इस तरह से फ्लक्चुएट करता है, पहले सुबह बुखार हुआ, फिर शाम को बुखार हुआ, ठीक है। दिस इज़ क्वाटिडियन इंटरमिटेंट फीवर। टर्शियन इंटरमिटेंट फीवर ये है कि 1 दिन के गैप के बाद बुखार होता है दोबारा से, ठीक है। क्वार्टर इंटरमिटेंट फीवर ये है कि 2 डेज़ के गैप के बाद दोबारा फीवर होगा, ठीक है। इसी तरह प्लेब्सटियन इंटरमिटेंट फीवर ये है जो आपको हॉजकिंस लिम्फोमा में नज़र आता है, जिसमें सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बेसिकली इनलार्ज कर जाते हैं। इसमें फ़ीवर आपको हर 1 वीक के बाद नज़र आएगा, मतलब 1 वीक फ़ीवर होगा, उसके बाद 1 वीक फ़ीवर नहीं होगा, फिर उससे अगले वीक फ़ीवर होगा, ठीक है, मतलब 1 वीक के गैप के बाद फ़ीवर होगा। सो दैट इज़ प्लेब्सटियन इंटरमिटेंट फ़ीवर। सो ये थी फ़ीवर की 3 टाइप्स, जिसमें से फिर हमने इंटरमिटेंट जो है उसकी फर्दर सब टाइप्स देखी। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं एंटेरिक या टाइफॉइड फ़ीवर। अच्छा, ये ना हमारे पास कॉन्टीन्यूस फ़ीवर की ही टाइप है, और इसमें स्टेप लैडर पैटर्न नज़र आता है, यानी टाइफॉइड फ़ीवर या एंटेरिक फ़ीवर जो है बेसिकली कॉन्टीन्यूस फ़ीवर की एग्जांपल कह रहे हैं, जिसमें आपको स्टेप लैडर पैटर्न का फ़ीवर नज़र आता है। और आपको पता है एंटेरिक फ़ीवर ड्यू टू फीको ऑरल रूट्स ट्रांसमिशन, ठीक है। इसमें आपको जेजुनम में अल्सर्स बनते हुए नज़र आएंगे, और जो उसकी कॉन्टीन्यूटी है मिकोज़ा की, दैट वुड ब्रेक, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अल्सर्स जो हैं वो आपको जेजुनम में नज़र आएंगे। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि फ़र्स्ट वीक में फ़ीवर आपको देखने को मिलता है, सेकेंड वीक में फ़ीवर भी होता है, और साथ आपको रोज स्पॉट रैशेस भी नज़र आते हैं। थर्ड वीक में हमारे पास फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मतलब ब्लीडिंग, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस जो है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये आपको थर्ड वीक में नज़र आएंगी। और ऐसी केस में अगर थर्ड वीक तक चला गया है टाइफॉइड, तो फिर आप सर्जरी के लिए रेफ़र कर देते हैं, सर्जरी की तरफ रेफ़र करेंगे, मतलब उसमें वुड लाइक एब्डोमेन हो जाता है ना, तो इस वजह से आप सर्जरी वालों को रेफ़र कर देते हैं। फिर फोर्थ वीक में
कन्वोलेसेंस होता है यानी रिकवरी होता है और इसमें कोई फीवर नहीं होता, ठीक है। सो इसका एक निमोनिक है FRCS, F फॉर फीवर, R फॉर मतलब फीवर के साथ रोज स्पॉट्स आ गए सेकेंड वीक में, और C से आपके पास कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, ब्लीडिंग, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस जो आपको थर्ड वीक में नजर आती है, और फीवर यहाँ पे होता है कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ, ठीक है। थर्ड वीक में अगर कॉम्प्लिकेशंस आ गई, और S से आ जाता है ये जो कन्वोलेसेंस में S है, दैट इंडिकेट्स रिकवरी, और इसमें कोई फीवर नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो रिजर्वॉयर ऑफ जर्म्स है यानी सैल्मोनेला जो कॉज कर रहा है टाइफॉइड फीवर, ये कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में रिजर्वॉयर है इसका, ठीक है। फिर एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या हैं एंटेरिक या टाइफॉइड फीवर के, मतलब इसके साथ साथ फीवर के साथ साथ आपको यहाँ पे वॉमिटिंग, एक्यूट फेरेंजाइटिस नज़र आ सकता है, ठीक है, और सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और सिस्टाइटिस दैट कैन कॉज UTI, ठीक है। इसमें हम मोस्टली यूरिन एग्जामिनेशन करवाते हैं, कंप्लीट और रूटीन एग्जामिनेशन। अच्छा, कंप्लीट एग्जामिनेशन में आपके पास आप फिज़िकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक और बायोलॉजिकल सारे एग्जामिनेशन करवाएंगे, ठीक है। जब आप रूटीन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आप सिर्फ फिज़िकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आप मोस्टली कल्चर करवाएंगे, और कल्चर के लिए आपने हमेशा मिड स्ट्रीम जो है वो सैंपल लेना होता है यूरिन का, ठीक है, आफ्टर क्लीनिंग द जेनिटेलिया। अब DDs क्या क्या हो सकती हैं ऑफ फीवर, ठीक है, मतलब फ्रेंजाइटिस हो सकता है, UTI, मलेरिया, बैक्टीरियल डायसेंट्री, एंटेरिक फीवर, ठीक है, TB, तो ये सारे हैं। और अगर आपसे कोई कह दे कि लंबे अरसे से बुखार है, फिर आप फीवर की क्या क्या DDs बनाएंगे, तो फिर हो सकता है रेजिस्टेंट UTI, हाइपर थायरॉयडिज्म, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, हॉजकिन लिम्फोमा एंड रेजिस्टेंट क्रॉनिक मलेरिया, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ।